मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आपने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, आपने मुझे पनपते हुए देखा है, आपकी दुआओं ने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। अगर मैं देश की पार्लियामेंट में बैठा हूं तो मैं ये मानता हूं कि उसमें आपकी दुआएं शामिल हैं, शायद इसलिए बैठा हूं। खुदा को शायद कुछ काम लेना था, इसलिए उसने देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं भिवंडी वालों कि यकीनन ये मुश्किल दौर है, यकीनन सरकार की साजिशें बहुत बड़ी हैं, हम सब ठिकाने पर हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी नजर उठा करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महान सर मुझे उन सबों में तलाश कर, मैं कभी चुप नहीं मिलूंगा आपको। यहाँ बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ और मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार की महंगाई की जो सबसे ज्यादा मार है वो आप झेलती हैं। आप सुबह जब रसोई में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालती हैं तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो 70 रुपए का तेल था वो 200 रुपए पार हो गया। रसोई गैस तो 400 की थी, वो 1200 की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया भाई? उसके बाद 1200 रुपए करने के बाद फिर एक दिन ऐलान किया कि नहीं, हम 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि हम 200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब पहले 400 से बढ़ा करके 1200 करो, यानी कि 800 रुपए लूटो, फिर 200 रुपए वापस कर दो। ये नया फलसफा है हुकूमत का। जब उन्होंने उस दिन ये ऐलान किया तो मुझे पुरानी एक बात याद आई। एक बार चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा शानदार मुशायरा हुआ। मुशायरा जब खत्म हुआ तो सारे शायरों को जितना पेमेंट कहा था उससे भी बढ़ा करके तो 2000 दिया। सारे शायर बहुत खुश, उन्हें लगा कि यार जो सबसे लूटते हैं वो हमें दे रहे हैं। पेमेंट दे करके फिर बाइज्जत ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया और कहा शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, अब आप अपने घर जाइए। सारे शायर बहुत खुश होकर के निकल रहे थे। जब 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ गए तो फिर डाकू पलट के आए और जितना दिया था पहले से जो बेचारों के पास था दोनों मिला करके लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो आपने मुझे दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, इसको करना ही पड़ेगा। यही हालत इस सरकार की है। ये पहले 800 बढ़ाएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि ये 200 रुपए रख लीजिए। पहले ये आपसे लूटेंगे, फिर कहेंगे 200 रुपए रख लीजिए। और झूठ तो माशाल्लाह ऐसा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तो कमाल करते हैं। मतलब ऐसा झूठ बोलते हैं कि उनके झूठ बोलने का असर भाजपा के एक नेता पे हो गया है। महाराष्ट्र के एक विधायक जी, मंत्री जी गए किसी गांव में और उन्होंने कहा गांव वालों से कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा मंत्री जी हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ? बोले हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने तुरंत फोन निकाला और पता नहीं किसको अपनी भाषा में क्या कुछ कहा और उसके बाद फोन रख के कहा चलो तुम्हारी पहली समस्या दूर हो गई, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि मंत्री जी यहाँ पे कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, अगर हो सके तो वो लगवा दें। तो ये है भाजपा, ये है भाजपा की हुकूमत। इस तरह से झूठ बोला जाता है। मेरे भाइयों भिवंडी वालों, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में सामने नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के बोल रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बताइए 70 साल में आपने क्या किया? तब तक खड़गे जी पलटे बोले मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये है भाजपा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं। महाराष्ट्र वालों, ये वो स्टेट है, हमने पिछले 4 दिन से खबरें सुनी कि नांदेड़ में कितनी सारी मौतें हो गई, औरंगाबाद में कितनी सारी मौतें हो गई। ये वही स्टेट है जहां विधायक
खरीदने के पैसे हैं, लेकिन दवाएं खरीदने के पैसे नहीं है सरकार के पास। ये वो सरकार है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक के बाद एक इंजन जोड़े जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंजन ही इंजन है, डब्बे नहीं है। डब्बे कब तक के बाहर चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ आएगी और आपके लिए वो करेगी जो आप तसव्वुर करते हैं, जो आप सोचते हैं। मैं आपके बीच में खड़ा हूं, बहुत सारी गुफ्तगू करना चाहता हूं, बहुत सारा भाषण देना चाहता हूं, लेकिन आपने भाषण बहुत सारा सुन भी लिया है, तो थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा। नहीं आप कहेंगे कि इसने सिर्फ भाषण सुना है। मैं सांसद तो हो गया हूं, लेकिन पहले तो शायर ही हूं। तो मेरा ख्याल है कि वो भी आपके साथ इंसाफ कर रहा है। मुझे खुशी है कि इधर स्टेडियम की जो सीढ़ियां हैं उस पर लोग बैठे हैं, इधर भी जहां तक नजर जा रही है लोग हैं, पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग हैं। और मैं यहाँ खड़ा हूं और ये जो रोशनी है वो इतनी तेज है कि जो भी यहाँ खड़ा हो रहा है वो पसीने में नहा जा रहा है। रमेश रोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो मोहब्बत में निभाऊंगा। रशीद साहब ने यह कहा कि स्टेडियम की हालत बहुत खराब है, इसके लिए कुछ बजट दीजिए। अब रशीद साहब ने कहा है तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने सांसद निधि से इस स्टेडियम के लिए इतनी रकम दूं जिससे कम से कम ये स्टेडियम फिर से नौजवान साथियों के लिए खुल सके, यहाँ पर क्रिकेट हो सके। और साथ ही साथ यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खवातीन बैठी हैं। मैं दो गुजारिश यहाँ करना चाहता हूँ। भिवंडी बड़ी आबादी का शहर है, बड़ी तादाद में यहाँ खवातीन रहती हैं। अगली बार जब भी कोई जलसा हो, कोई इजलास हो, तो कम से कम इस स्टेज पर खवातीन की तादाद और हो, ये जरूर सोचा जाए, ये जरूर लागू किया जाए। दूसरी बात ये कि जब ये स्टेडियम खुले तो कम से कम एक वक्त ऐसा हो कि जब बाकायदा खवातीन के लिए वॉक करने के लिए या फिर उनके टहलने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए, ताकि वो बेधड़क होकर के बिना किसी डर के इस स्टेडियम में आ सके, अपने बच्चों के साथ टहल सके, घूम सके। ये जरूर किया जाए। दूसरी एक बात मुझसे कही गई कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, मोमिन लाइब्रेरी, कुछ साथियों ने उसके लिए डिमांड की है और मेरा ख्याल है कि वो मेरा पसंदीदा काम है। मैं मालेगांव गया तो वहां भी मैंने कहा कि आप लाइब्रेरी बनाइए, मैं लाइब्रेरी के लिए आपको बजट दूंगा। मोमिन लाइब्रेरी एक बहुत पुरानी, एक कदीमी लाइब्रेरी है और उसको रिनोवेट करना हम सबका फर्ज है। उस लाइब्रेरी को बचा करके रखना, अपनी तहजीब को, अपनी परंपरा को, अपने ट्रेडिशन को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके रिनोवेशन में जो भी बजट लगेगा, मैं वादा कर रहा हूँ कल परसों में मैं उसका बजट जो है वो जो जिम्मेदारान हैं उनको अपने फंड से मुहैया करा दूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे रिनोवेट करिए, ताकि मैं एक बार फिर से आऊं उस लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ किताबें हों तो थोड़ा वक्त वहां पर गुजार सकूं। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, बहुत कुछ सुनाने का मन है, लेकिन पहले एक छोटी सी नज़्म आपको सुनाता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हम मोहब्बत का पैगाम लेकर के आपके बीच में आए, लेकिन इस मोहब्बत के पैगाम के बीच में हमें हुकूमत से बात तो करनी पड़ती है। और जब हुकूमत से बात करनी पड़ती है तो मेरा मन करता है
कि मैं उनसे जरूर मुखातिब हूं जिन्होंने नारा दिया था कि भाइयों बहनों, आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको बताना नहीं पड़ता कि किसके बारे में बात की जा रही है, आप समझ जाते हैं। मैं भी नाम नहीं लूंगा, बस आप समझते रहे इशारे इशारे में। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदार बन करके उसकी हिफाजत करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, देश लुटने नहीं दूंगा। भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, ये सब नारे आपने सुने थे ना? तो आइए मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब जाके लगा कि ये वही भिवंडी है जिसे मैंने 2011 में महसूस किया था। वही जोश, वही जिंदा दिली, वही ताकत, वही जज्बा। आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मां, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों बहस खड़ी करती साहब, इंडिया भारत, ये जो लड़ाने का हुनर है वो किसी में नहीं है। अच्छा, अभी मैं नाना पटोले साहब से पूछूं कि भाऊ मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे वो एकाध उसमें से अभी हैं, तो नाना पटोले जी 2-4 लोगों के नाम बता देंगे कि हाँ मेरे साथ ये फला, मेरा दोस्त पढ़ता था, मेरे क्लास में ये था, मेरा क्लासमेट ये था। लेकिन साहब ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आज तक पूरे भारत में एक आदमी भी ऐसा निकल के नहीं आया जो ये कहता हो कि मैंने साहब के साथ पढ़ाई की है। फिर वो कहेंगे कि मैंने वडनगर में चाय बेची है। मुझे पूरे भारत में एक भी आदमी नहीं मिला जिससे कहा हो कि हाँ मैंने उनकी बेची हुई चाय खरीद के पी है, नहीं मिला कोई। तो शायद मैं इशारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो मित्रा है वो पीछे तक लोग खड़े हैं, आप ये मत समझिए कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप ये जो पेड़ खड़े हैं सड़क पे, उनके ओर से भी मैं आपको महसूस कर रहा हूं। अगले मित्र में मैं एक नाम लूंगा और आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तमाम नारे याद करिए। एक नारा दिया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो महंगाई का आलम तो ये है। दूसरा नारा क्या दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भिवंडी वालों, उस नारे की सच्चाई ये है कि हमारी आंखों ने कठुआ देखा, जहां एक 6 साल की बच्ची आसिफा का बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाइयों ने रैली निकाली। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। उस नारे की सच्चाई ये है कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के, दीवार पर खड़े होकर के 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया और उस भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बहन बिल्किस के बलात्कारी न सिर्फ रिहा किए गए बल्कि उनको मालाएं पहनाई गई। ये है उस नारे की सच्चाई। उस नारे की सच्चाई ये है
कि हमने हाथरस में रात के 2 बजे जबरदस्ती एक दलित बिटिया जिसके साथ बलात्कार हुआ उसकी लाश को जलाते हुए देखा। उस नारे की सच्चाई यह है कि ओलंपिक पदक लाने वाली हमारी पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठी तो वहां से 200 मीटर दूर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन उनकी चीखें नहीं सुनी, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। यह है उनके नारे की सच्चाई। और अब उनके नारे की सच्चाई यह है कि हमारी आंखों ने वो मंजर देखा जिसे इंसानियत में कभी हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि मणिपुर में न सिर्फ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ बल्कि उनको बिना कपड़ों के हुजूम ने परेड करवाई। ये है उनके नारों की सच्चाई। भिवंडी वालों, उनके नारे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं। उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि देश की राज्यसभा में 3 मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम। जैसे ये नारा दिया उसके बाद तीनों कहां भेज दिए गए, कहां फेंक दिए गए, आप पता भी नहीं लगा सकते। ये है उनके नारे की सच्चाई। ये है उनके नारे की सच्चाई कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उधर तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी, पहलू खान से लेकर के, जुनैद से लेकर के, रकबर से लेकर के, मोहम्मद उमर से लेकर के, अखलाक से लेकर के न जाने कितने लोग सड़कों पर चलते हुए भीड़ के जरिए मार दिए जाते हैं और ये हुकूमत चुप रहती है। ये है उनके नारों की सच्चाई। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने कहा कि नहीं, मैं इस नफरत के खिलाफ खड़ा होऊंगा, डरूंगा नहीं। उसने नारा दिया कि डरो मत। और मैं महाराष्ट्र की सरजमीन को सलाम करूंगा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा गई तो कश्मीर तक, लेकिन महाराष्ट्र ने जो इस्तकबाल किया, जो स्वागत किया, जो मोहब्बत उस यात्रा को दी है, चाहे वो नांदेड़ की रैली हो या शेगांव की रैली हो, वैसा मंजर पूरे हिंदुस्तान में हमने और कहीं नहीं देखा। मैं महाराष्ट्र कांग्रेस के एक साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उस यात्रा का आपने इस तरह से स्वागत किया। मैंने तो उस समय एक डिबेट में बैठा, एक कॉन्क्लेव में, तो एक पत्रकार साहिबा ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप इस यात्रा के साथ खड़े हैं, आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं खड़ा हूं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, मैं चल रहा हूं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, और आपकी दुआएं मुझे ताकत दे रही हैं। और आपकी ये दुआएं रही तो मैं अल्लाह में कहता रहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो नया गांधी आपके सामने है, जो इस दौर का गांधी है, जो बिना डरे भारत को जोड़ रहा है और लगातार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा है। वो दुकान पहले हिमाचल प्रदेश में खुली, फिर कर्नाटका में शोरूम खुला, और अब मैं यहाँ खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव हैं। आप देखना कि इन चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बड़े बड़े शोरूम इन राज्यों में भी खुलने जा रहे हैं। इसीलिए घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी शिगुफा दे रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि वो जानते हैं कि जब इन 4 राज्यों के नतीजे आएंगे तो जो देश में माहौल बनेगा उसके बाद तो पूरे देश में लोकसभा के लिए राहुल गांधी के नाम की आंधी चलेगी। और महाराष्ट्र वालों, आपके यहाँ के जो इंटरनल सर्वे आए हैं वो तो कमाल है। 48 सीट में क्लीन स्वीप करने जा रही है यहाँ पर महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस आगे बढ़ करके उसको लीड कर रही है। मैं लगातार राहुल जी के साथ उनके इस मिशन में खड़ा हूं। जब कर्नाटक में मोहब्बत का शोरूम खुला तो मैंने एक नस्ल कही थी, मैं वो आपको सुनाता हूं। हाँ सुनाता हूँ, आप जब नीचे से इरशाद कहते हैं तो अच्छा लगता है। वही उतना सुनने के लिए मैं एक लम्हे के लिए रुक गया था कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और
मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगला जो मित्रा है वो अगर लगे कि हाँ बहुत सलीके में बात कही गई है तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर अपने बड़े से महल में बैठे हुए मुल्क के हाकिम तक जाएगा, मैं जानता हूं। तो यहां से वहां तक पुकारता हूं आपको कि नफरत छोड़ो भारत छोड़ो वाला नारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत छोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी इज्जत और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। और ये जो डराना चाहते हैं हम तो उनसे कह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, कई ऐसे मौके आए जब 6-7 फीट की दूरी पर प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण देते हैं और इधर 6-7 फीट की दूरी पर हम लोग खड़े रहते हैं। एक दिन तो ऐसा भी था तो प्रधानमंत्री जी उधर भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इधर 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर के हम कह रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच कर खाई मलाई। हम लगातार नारे लगा रहे थे और हम ये कह रहे थे कि मोहब्बत भाईचारे के सिवाने दिन ही लौटा दो, वो सब्जी दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब लोगों में मोहब्बत थी, आज एक डर का माहौल है, डराया जा रहा है, कहीं एजेंसियों के जरिए, कहीं पुलिस के जरिए, कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ये साजिश से हुकूमत हमें डराना चाहती है। लेकिन मैं राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ और कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने एक नारा दिया कि डरो मत। मैं उसे एक नस्ल बना करके आपके सामने रखता हूँ कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। अभी तक जो कुछ था वो सब सियासत थी, अब जो पढ़ रहा हूँ वो शायरी है और शायरी है तो फिर आप शायरी की तरह सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार मुझे बताइए कि आप नज्म सुनने के लिए तैयार हैं? के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। भिवंडी वालों तैयार रहना अपने दूसरे के लिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? जो ईमान बोल रहा है कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया। क्या खूबसूरत माहौल था। नाना पटोले साहब माइक पर आए, 2 लफ्ज उन्होंने बोला और उधर अजान शुरू हुई और वो उसी खामोशी के साथ खड़े रहे। और बाद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये कहा कि ये शुभ संकेत है, ये अच्छी बात है कि मैंने जब बोलना शुरू किया उधर अजान शुरू हुआ। ये है हमारा भारत, ये है हमारा हिंदुस्तान, जिसे कुछ ताकतें चाहती हैं कि बंट जाए, अलग अलग हो जाए, लोग बंट जाएं, एक दूसरे का सम्मान न करें। नहीं, हमारे पुरखों ने बड़ा खून पसीना देकर के इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। मेरे भाई, अब हालात क्या हो गए हैं कि जो गाली चौराहों पर दी जाती थी वो देश की पार्लियामेंट में दी जाने लगी है। हालात यहाँ आ गए हैं, लेकिन डरना नहीं है, बल्कि अलग ऐलान में कहना है कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को तंगा ही तंगा दिया, तुमने भारत को तंगा ही तंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। ये 3 रंग है हमारे सर पर, हरा सफेद केसरिया, ये तीनों रंग आप देखिएगा और मेरे विषय सुनिएगा कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को तंगा ही तंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले के 7, 8, 9, 10 मिनट बचे हैं। मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुना करके आपसे विदा लूंगा। एक नज़्म जो इन दिनों में मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। उस नज़्म का उन्वान है लाल किला। इससे पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया है, कभी ये नाम बदल दो, कभी वो नाम बदल दो, कभी कुछ कर दो, काम कुछ मत करो, बस या तो अपने नाम का ठप्पा लगाओ या नाम बदल दो। मैंने एक नज़्म कही, मैं अगले 7-8 मिनट में आपसे विदा लूंगा उस नज़्म को सुना करके। मैं एक बार फिर से आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा भिवंडी वालों। आपने जो शानदार इस्तकबाल किया, जो दुआएं थी, जो मोहब्बतें थी, उसके लिए एक बार फिर से आप सारे लोगों को बहुत सलाम। और सुनकर भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो लड़ाई है बुनकरों की वो बहुत बड़ी है, और ये लड़ाई हम सिर्फ आज भिवंडी में भाषण देकर के नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को लेकर के पूरे मुल्क में जाएंगे। और आपने 2024 में हमारी सरकार बनाई तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो कैपिटल सब्सिडी 30% दी जा रही थी उसे फिर से रिस्टोर की जाएगी, उसे बहाल किया जाएगा। और बिजली की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, उस समस्या को भी दूर किया जाएगा। मैं आखिर में नज़्म सुना के आपसे विदा लेता हूँ। मैं लाल किला हूँ। जब मैं दिल्ली में कभी गाड़ी लेकर के निकलता हूँ और उस इमारत के इर्द गिर्द घूमता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। उन दीवारों का दर्द सुनता हूँ और उसे एक नज़्म में ढालने की कोशिश करता हूँ। जो लोग जहाँ भी खड़े हैं एक बार मुझे ताली बजा करके इस नज़्म के लिए माहौल दें। मैं अगले 6-7 मिनट में आपको ये नज़्म सुना कर सफर तमाम करता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। थोड़ा सा और जिंदगी
के साथ आपको इसे सुनना पड़ेगा। मैं फिर से इसका मुखड़ा पढ़ता हूँ। मैं लाल किला हूँ हिंदुस्तान में, तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब पहला बंद सुनना। इमरान का तेवर बोले तो मुझे बताना, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली के लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ, सुन के बताना मुझे। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ये बंद सुनिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला हूँ। और आखिरी बंद पे आपकी दुआएं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब वो साथी जो बैठे हैं और वो साथी जो खड़े हैं, सबको पुकारता हूँ अगले मिसरे में। आपकी धड़कनों की तर्जुमानी हुई हो तो भिवंडी वालों मुझे दुआओं के साथ विदा करना। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो अगला मिसरा है वो आप पुकारता है आपको कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला हूँ।